आपका तमाम साथी भाइयों का, बहनों का शुक्रिया। हमें अंदाज़ा है कि जो आप जिस इंतज़ार में थे वो मेरे ख्याल घड़ी आ गई है। MQ और TDA के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं और इत्तेफाक के राय से अब जो लायबल बना रहे हैं उसके बारे में मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर सफदर अली अब्बासी साहब को कि वो आपको ब्रीफ करें। उसके बाद हमारे भाई मुस्तफ़ा कमाल साहब और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब भी आपको एड्रेस करेंगे। भाइयों को देख लेता हूँ और पिछले 2-3 हफ्तों से आप हमारे पास आ रहे हैं और कोई न कोई किसी हवाले से कवरेज कर रहे हैं हमारी, तो उसके लिए आपका भैया थोड़ी खामोशी भाई। ये जो मौजूदा आज की मीटिंग है, इससे पहले हमारे MQM के भाइयों की और TDA की लीडरशिप की मुस्तकिल मुलाकातें हुई हैं। वैसे तो इंसान सियासी लिहाज से हम लोग एक दूसरे के बहुत से इशूज पे एक दूसरे के साथ हम लोग पहले भी चलते रहे हैं और 2018 के बाद जो मुत्तहिदा अपोजिशन बनी सिंध असेंबली के अंदर, उसके अंदर भी हम सब इकट्ठे रहे। गुज़िश्ता 1 साल के अंदर जो सिचुएशन बिल्ड हुई है उसके अंदर सिंध में अपोजिशन लीडर के हवाले से काफ़ी सारी इशूज उठे। मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन ये इस वक्त ये बात ज़रूरी हो गई थी कि हम अपोजिशन के लीडर के हवाले से कोई ऐसा फैसला करें जो कि पायदार हो और जिसके नतीजे में सूबा सिंध के अंदर ऐसी केयरटेकर गवर्नमेंट बने जो कि आज़ादाना और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ सूबे को लेके जाए। और मेरी नज़र में उसमें जो अपोजिशन लीडर होता है उसका बहुत अहम किरदार होता है। तो इस ज़मीन में सबसे पहले हमारे गवर्नर साहब ने सईद सदुद्दीन शाह साहब से बात की और ये हमें पैगाम पहुँचाया कि क्योंकि अपोजिशन में इस वक्त MQM और TDA जो है वही ज़्यादा एक्टिव हुए हैं और हम ये भी महसूस कर रहे थे कि MQM के जो वोट हैं अपोजिशन के अंदर असेंबली के अंदर उनकी भी तादाद माकूल है, बल्कि हमसे ज़्यादा है। उस हवाले से 3-4 मीटिंगें हमारी आपस में हुई हैं। फारूक भाई भी तशरीफ लाए, निज़ार भाई भी तशरीफ लाई, हमारे बहन निज़ार साहब वो भी तशरीफ लाई और आज मैं वेलकम करता हूँ कि मुस्तफ़ा भाई भी हमारे साथ इसमें शामिल हुए। तो आज तक जो भी हमारी डिलिब्रेशन हुई है उसके अंदर बुनियादी तौर पर हमने ये मकसद रखा है कि इस वक्त जो लीडर्स ऑफ अपोजिशन की जो नॉमिनेशन है वो इस वजह से बहुत अहमियत इख्तियार कर रही है क्योंकि आने वाले दिनों में जो केयरटेकर गवर्नमेंट बननी है वो लीडर्स ऑफ अपोजिशन की मुशावरत से बननी है। तो इसके अंदर हमारी तौक़ुआत, क्योंकि आज हम लोगों ने ये फैसला किया है, हमारी आला क़यादत की तरफ से ये फैसला आया है कि हमने ये फैसला किया कि हम MQM की जो नॉमिनेटेड अपोजिशन लीडर हैं हमारी बेगम साहबा राना साहबा, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और TDA के जितने भी MPAs हैं वो अपनी जो डिक्लेरेशन है वो साइन करके उनके हवाले करेंगे ताकि सिंध असेंबली को नाम किया जा सके। उस सिलसिले में जैसा मैंने आपको कहा कि हमारी सारी मुख्तसर बात पे होगा क्योंकि अब असेंबली के अंदर इतना टाइम नहीं रहा। असेंबली की रिजोल्यूशन अगर बहुत ज़्यादा भी आगे चली तो 12-13 अगस्त को हो जाएगी, लेकिन जब ये असेंबली डिजॉल्व होती है तो उसके बाद एक प्रोसेस होता है केयरटेकर गवर्नमेंट बनाने का। उस सिलसिले में जो मुशावरत होनी है लीडर्स ऑफ हाउस और लीडर्स ऑफ अपोजिशन के दरमियान, हम यकीनन तो ये चाहेंगे कि TDA की जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो वो हमारे दोस्तों के जरिए हम प्रोटेक्ट करें और उसके अंदर जो आने वाले दिनों में जो हमारा मुतमैन नजर होना चाहिए वो ऐसी केयरटेकर गवर्नमेंट बने जो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली भी और हर हवाले से सूबे सिंध के अंदर जो एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन को जो है ना उसकी बुनियाद डाले और हम
जो कंट्रोवर्सी इलेक्शन में हुई है, खासतौर पे 2018 का इलेक्शन जो हम समझते हैं, जिसके बारे में की भी रिजर्वेशन है, उस वक्त जो पीएसपी थी मुस्तफा कमाल भाई उनकी भी रिजर्वेशन है, और डीडीए की तो बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है। तो हम चाहते हैं कि ये सारे सेटिंग के जरिए हम उन रिजर्वेशन को एड्रेस करें और सिर्फ के हद तक मतलब और पाकिस्तान के अंदर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल में इलेक्शन हुई। तो ये सारी चीजें हमारी डिस्कस आपस में हुई है। अभी ये हमने अनाउंसमेंट की है और आगे चल के हम अपनी मुशावरत के जरिए के जरिए इन चीजों को जो मैंने आपके सामने रखी है वो हम आगे बढ़ाएंगे। हमारा जाहिर है जब हम वोट दे रहे हैं अपने एमपीओ के भाइयों को या अपनी बहन को, तो फिर ये लोगों को भी रखेंगे क्योंकि वो हमारे साथ इस सारे अमल के अंदर मुशावरत के जरिए आगे बढ़ेंगे। ये हमारा आपस में तय होता है और इंशाअल्लाह इसके सुबह से तो बहुत अच्छे नतीजे बरामद होंगे, जहाँ पे दीगर जो अपोजिशन जमातें और भी जो इसमें शामिल है, अगर वो भी सारी की सारी सारे अमल के अंदर हमारे साथ आगे आती हैं, तो आने वाले आप दिनों में देखेंगे कि सिटी के अंदर एक भरपूर मुकाबला होगा। मौजूदा 15 साल का जो मिसरूल है, जो 15 साल का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो डिविजन किरदार है, जिस तरह उन्होंने सूबे को डिवाइड किया है, जिससे शहर के शहर बर्बाद है। आज जो कराची का हाल है वो मैं समझता हूँ कि कभी कराची का ऐसा हाल नहीं हुआ जो कि आज कराची का हाल बना दिया गया। और मैं समझता हूँ कि आपकी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कराची के बारे से हमारा बिल्कुल मुत्तफिका स्टैंड होना चाहिए। कराची एक ऐसा शहर है जिसको जो सारे पाकिस्तान को ट्रीट कर रेवेन्यू के लिहाज से भी और जो रोजगार है उसके लिहाज से। तो कराची की जो सिचुएशन है मैं समझता हूँ कि उसके अंदर हम तमाम दोस्त साथी इकट्ठे जो शहरों के शहर बर्बाद हो चुके, कराची से रिपोर्ट है। मैं यकीन से समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इन सारे मसाइल के हवाले से हम एक दूसरे को गुफ्तगू करेंगे और मैं इंशाअल्लाह तो को यकीन रखता हूँ कि इंशाअल्लाह हम इस सारे मुल्क के जरिए कैसे कैंडिडेट गवर्नमेंट कायम करने में कामयाब हो जाएंगे, जो कि सिंध के अंदर और पाकिस्तान के अंदर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे सके। मैं मुस्तफा भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ वो मीडिया के दोस्तों का, यहाँ पे उनके तमाम जिम्मेदारों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, पीर साहब वगैरह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम अहबाब जो यहाँ पर हैं कि आपने हमें यहाँ पर वेलकम किया। आज हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हम एक मुश्तरका अपना अपोजिशन लीडर जो है वो हम राना अंसार बाजी को जीडी और एमक्यू मिलकर प्लेस करने जा रही है। इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे, हमारे पास नंबर है। मैं आपको इस मौके पे सिंध के लोगों को और पूरे पाकिस्तान को बिलूम ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ ऑपोजिशन लीडर बनाने और उसको ऑपोजिशन इस असेंबली में अपनी मुद्दत जो खत्म करने वाली है उस ऑपोजिशन लीडर को चलाने और बनाने का मरहला ये नहीं है, ये उसके मुज़ाकरात या उसकी बैठक नहीं है। ऑपोजिशन लीडर तो एक बहुत ज़िमनी सी एक बात है, एक अमल है, इसके आगे की कहानी है और इस आगे की कहानी ये है कि जो शहरी सिंध और देही सिंध का जो गैप है उसमें जो खलीज है, उस खलीज को मौजूदा हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बढ़ाया है। हमेशा से इस खलीज को पहले पैदा भी उन्होंने किया अपने जमाने में कोटा सिस्टम जैसी चीजों को राइज करके, और ये जो जनरेशन है इनकी 15 सालों से इन्होंने इस खलीज को बढ़ाया है। ये जो बैठक है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, एमक्यूएम पाकिस्तान की और जीडीए की, ये उस खलीज को खत्म करने, कम करने की बैठक है।
हो या देहाती हो, न सिर्फ सिंध हुकूमत से मायूस है बल्कि इस फ्रेंडली अपोजिशन से भी मायूस है जिसने 5 साल के अंदर सिंध के अहम इश्यूज पर कोई मिलकर स्टेट नहीं लिया, ये हमेशा तकसीम रही। और दूसरा ये बताएं कि कितनी परसेंटेज पे इनको, क्योंकि अब अपोजिशन हमेशा से इस खलीज को पहले पैदा भी उन्होंने किया अपने जमाने में, कोटा सिस्टम जैसी चीजों को राइज करके, और ये जो जनरेशन है इनकी 15 सालों से, इन्होंने इस खलीज को बढ़ाया है। ये जो बैठक है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, एमक्यूएम पाकिस्तान की और जीडीए की, ये उस खलीज को खत्म करने, कम करने की बैठक है। देही और शहरी इस खिलाफ है, और ये आज की बात नहीं है। हो सकता है कि शक्लें मुख्तलिफ हों, दूसरी जनरेशन हो, लेकिन पिछले 30 सालों का अगर आप सियासी मंजरनामा सिंध का देखें तो एमक्यूएम ने अपने हिस्से से ज्यादा, शहरी सिंध की नुमाइंदा जमात ने अपने हिस्से से ज्यादा जो वाजिब भी नहीं था वो भी अदा किया है। हम अपनी इंटेंशन से बताना चाहते हैं, और वो क्या कि 1990-91 में 1 सीट वाले जाम सादिक साहब को एमक्यूएम की 28 के एमपीएस ने वोट देकर उनको वजीर आला बनाया। 1997 में लियाकत जतोई साहब को एमक्यूएम ने वोट देकर वजीर आला बनाया। 2002 में अली मोहम्मद महर साहब को 43, एमक्यूएम की 43 सीट्स थी, और पूरी आज की जो जीडीए है उस वक्त की जो जमातें थी वो उसकी आधी भी सीटें नहीं थी, लेकिन 43 सीटें लेकर वजीर आला नामजद किया और अपना वजीर आला बनाया। फिर 2 साल के बाद अगर उनकी हुकूमत खत्म हुई है, रवाब रहीम साहब आए, उनको भी फिर वोट दिया। बताना हम ये चाहते हैं कि हमने इस जुबान की बुनियाद पर कभी भी हमने तफरीक की और तोड़ने की बात नहीं की है, लेकिन जो सिंध में महरूमी है कराची से कश्मीर तक, वो एक आम इंसान को दीवार से लगा रहे हैं। हम दोस्तों ने आपस में बैठकर ये गुफ्तगू की है, इसके ऊपर बहुत सीरियसली डेलिब्रेट किया है कि हम एक दूसरे से कॉम्पीट करने के बजाय हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और सिंध में लोगों को उम्मीद देंगे। सिंध में लोगों को ये जो भी हुकूमत पिछले पीपल्स पार्टी की 15 सालों से उनकी तर्ज हुकूमत है, उन्होंने ये हुकूमत ने रियासत बना ली है, अपनी कॉलोनी बना ली है, अपनी जागीर के तौर पर उसको जो है वो डील कर रहे हैं। इससे तमाम लोगों में डिसएनफ्रेंचाइजमेंट पैदा हुई है, बददिली पैदा हुई है, और लोगों को रियासत के इदारे और मुल्क और निजाम के ऊपर से उनका एतबार कम होता चला आ रहा है। ये कराची सब लोगों के लिए शेल्टर की जगह है, ये किसी एक जुबान बोलने वाले का शहर नहीं है। पूरे कराची से कश्मीर तक किसी को अगर पनाह, किसी को जॉब, किसी को अच्छी जिंदगी की तलाश में वहां की ज्यादतियों से बचने के लिए कोई अगर कोई रुख करता है तो वो यहां रुख करता है और ये शहर उसको वेलकम करता है। लेकिन अगर इस शहर में भी वो वही देखे जो वो कश्मीर में छोड़कर आ रहा है, जो वो जैकबाबाद में छोड़कर आ रहा है, जो वो नवाबशाह में छोड़कर आ रहा है, जो वो लाड़काना में छोड़कर आ रहा है, यहां भी वही निजाम देखे, उन्हीं लोगों का कब्जा देखे, तो फिर जो है वो उसके पास कोई जाए पनाह नहीं बचती। हमें इस जाए पनाह को बचाना है सबके लिए। ये सिर्फ यहां वालों का शहर नहीं है, किसी एक जुबान बोलने वालों का शहर नहीं है। ये शहर सबको शेल्टर देता है, सबको पनाह देता है, सबकी आबियारी करता है। तो इसकी हिफाजत करना भी जो है वो किसी खास पार्टी, खास जुबान वाले का काम है, सबका काम है। हम इस बात पर मुत्तफिक हैं। ये खूटा, ये हमारा मोर्चा मजबूत रहेगा तो हम जो है वो अपने अंदरूने सिंध में होने वाली ज्यादतियों के ऊपर हम इस खूटे से, इस महाज से, इस मोर्चे से उनके लिए लड़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये आखिरी मोर्चा भी चला गया तो फिर हम जो है फिर सिंध के लोगों के पास कोई और उम्मीद नहीं रह गई है। तो हम सब लोगों ने हमें इसका एहसास है और हमने अपनी जातों से बढ़कर, अपनी अनाओं से बढ़कर और अपनी पर्सनल ख्वाहिशात से बढ़कर सिंध और सिंध के लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण क्रिएट करने की कोशिश की है। तो आज की जो ये बैठक है, ये यहां से लेकर कश्मीर तक और सारे पाकिस्तान में जो लोग एक घुटन सी महसूस करते हैं, उनके लिए एक ताजा हवा का झोंका है। ये सिर्फ ऑपोजिशन लीडर बनाने की बैठक नहीं है,
اور یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوگی، یہ بات آگے جائے گی، اور یہ کام پہلے ہو چکا ہے۔ انٹائر پیپلز پارٹی گورنمنٹ 3 دفعہ ہم اپنی سیاسی تاریخ میں 90 سے لے کر اب تک ہم دیکھ چکے ہیں، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ تاریخ اپنے آپ کو دہرانے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آنے والا وقت متحد سندھ کا ہے، سندھ کے غریب لوگوں کا ہے، ہاری کسان مزدوروں کا ہے، اور کراچی سے کشمیر تک یہ جو گھٹن کی فضا ہے جس میں یہ 15 سالوں میں تباہی بربادی پھیر دی گئی ہے، اس گھٹن سے فضا سے لوگوں کو آزاد کرانے کا دور ہے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ ٹائم آنے والا۔ میں ایک دفعہ پھر پیر بگاڑا صاحب کو اور اپنے جی ڈی کے تمام دوستوں کا، ڈاکٹر صاحب کا، سردار صاحب کا، ہمارے تمام دوستوں کا اور ان کے آپ کے اس مہمان نوازی کا میں دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ اپوزیشن لیڈر جو آپ کی بنیں گی یہ جی ڈی اے کی مشترکہ، ایم کیو ایم کی مشترکہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کی جو ہے وہ جو بھی ایکسپیکٹیشن ہے، جو آپ کی سوچ ہے، ہم اس پر انشاءاللہ تعالیٰ پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔ سوال یہ ہے کہ تقریباً 1 مہینہ بھی نہیں بچتا، 20 22 24 دن کا عرصہ رہتا ہے، تو اس 24 دن میں اپوزیشن لیڈر بنا کر آپ سندھ کے عوام کی کون سی خدمت کریں گے؟ سندھ کے لوگ شہری ہو یا دیہاتی ہو نہ صرف سندھ حکومت سے مایوس ہیں بلکہ اس فرینڈلی اپوزیشن سے بھی مایوس ہیں جس نے 5 سال کے اندر سندھ کے اہم ایشوز پر کوئی مل کر اسٹینڈ نہیں لیا، یہ ہمیشہ تقسیم رہی۔ اور دوسرا یہ بتائیں کہ کتنی پرسنٹیج پہ ان کو، کیونکہ اب اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعلیٰ مل کر نگران حکومت بنائیں گے تو کتنی پرسنٹیج جی ڈی اے کو بھی ملے گی آنے والے اقتدار میں؟ شرجیل محمد نے کہا ہے کہ 80% جی ڈی اے کے لوگوں کی درخواستیں شمولیت کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں، تو آپ بتائیں آپ اپنے بندوں کو کیسے انٹیکٹ رکھیں گے؟ دیکھیں جی، میں بارہ آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ جی ڈی اے واحد الائنس ہے جو کہ ایک الیکشن سے دوسرے الیکشن تک کھڑا ہے، اور ہم ابھی بھی وہیں پہ کھڑے ہیں۔ کوئی دوست اگر کبھی کوئی سوچتا ہے کہ جی کسی کوئی پارٹی کے اندر کسی اور پارٹی کے اندر جانا ہے تو ہماری طرف سے کسی کی کوئی پابندی بھی نہیں ہے، لیکن گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بحیثیت الائنس کے گزشتہ 5 سال سے کھڑا ہے، اور انٹیریئر سندھ کے اندر اگر کسی نے کوئی ریزسٹنس دی ہے تو اس الائنس سے دی ہے۔ ہمارے 14 ایم پی ایس سے وہ آخر تک ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں، ہمارے 3 ایم ایل اے تھے وہ بھی آخر تک ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ تو میں اس توقع یہی کرتا ہوں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ لیڈرز آپوزیشن کے حوالے سے میرے خیال میں بالکل آپ کی درست بات ہے کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا، اور اس میں یقیناً اس وقت جو مین چیز ہوگی وہ ایک آزادانہ اور منصفانہ الیکشن ہونے چاہیے، اور اس کے لیے جو کیٹیکر کیبنٹ فارم ہو رہی ہے وہ یقیناً ہم نے اپنا اعتماد ایم کیو ایم کے اپنی بہن کو دیا ہے، اور ہم توقع کریں گے کہ جی جو جی ڈی اے کی پوائنٹ آف ویو ہے وہ آگے لے کے چلیں گی۔ ظاہر ہے ہمارا پوائنٹ آف ویو ہمارے اپوزیشن لیڈر کی طرف سے ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے عمل کے اندر لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن وہ برابر کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور ہم اپنی اپوزیشن کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ بالکل کوشش کریں گے کہ ایک ایسی فیئر کیٹیگری کی کیبنٹ بنے جو کہ ایک ایسے منصفانہ الیکشن کی طرف جائے جس کے نتیجے میں سندھ کے عوام کے حقیقی مینڈیٹ نکل کے سامنے آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2018 کی الیکشن میں سندھ کے عوام کی حقیقی مینڈیٹ سامنے نہیں آ سکی، جو کچھ انٹیریئر سندھ میں ہوا اور جو کچھ کراچی میں ہوا وہ ایک کہانی ہے جس کے اوپر جو ہے بہت سے ہم تبصرے کر سکتے ہیں۔ میں اس بات میں بھی آپ کو جو ہے بالکل کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ ہم اس وقت کافی آگے بڑھ چکے ہیں، سندھ کے اندر اپوزیشن یونائٹ ہونے جا رہی ہے۔ یہ میں آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی یہ بتاؤں کہ یہ اس وقت شاید جو معاملہ جی ڈی اے اور ایم کیو تک بھی نہ رہے، اور بھی دوست اس کے اندر جو ہے شمولیت اختیار کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ 2018 کی جو بھی سندھ کے اوپر کالک ملی گئی تھی اس کو ہم دھونے کی کوشش کریں، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ دھلے گی، اور یقیناً ہماری نظر میں جو ہماری اپوزیشن لیڈر ہیں پورے اپوزیشن کا جو بیانیہ ہے وہ حکومت کے سامنے۔ عباس صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے خاندان سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید آپ بھی پیپلز پارٹی میں چلے جائیں، موزم عباسی بھی چلا جائے، تو سندھ تو سبوری اپوزیشن کون کرے گا؟ میں جی ڈی اے کا سیکرٹری جنرل ہوں، میں جی ڈی اے کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اس سارے عمل کے اندر جو اپوزیشن ہم نے دکھائی ہے ان کے گھر میں ہم نے ان کو شکست دی ہوئی ہے، ہمارے پاس کوئی ان کا احساس نہیں ہے۔ ہم نے ان کے گھر کے اندر جو سمجھتے ہیں کہ ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے، 2 دفعہ حکومت کے اندر ان کو شکست دی ہم نے، جب وہ حکومت میں تھے سب کچھ ان کے پاس تھا، کوئی کہیں نہیں جا رہا۔ انشاءاللہ تعالیٰ بیشتر لوگ جو ہیں اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہیں، جی ڈی اے کے ساتھ سندھ میں کھڑے ہیں۔ جس دوست کو اگر اپنی بدلنی ہے تو ہم ان کو روک نہیں سکتے، لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں
कि आप सिर्फ जो है मामला को आगे बढ़े दें, इनको पता लग जाएगा कि जब इनकी हुकूमत खत्म हो तो इनको ये पता लग जाएगा कि इनके बंदे कहाँ खड़े हैं। ये भी इनको आपको मैं आज बताता चल रहा हूँ कि इनको भी पता लगे कि इनके बंदे कहाँ खड़े। तो अब आप वक्त को चले थे, इंशाअल्लाह 2018 रिपीट नहीं होने देंगे। 2023 बिल्कुल नया साल होगा और जब भी इलेक्शन होंगे आपको यकीन नजर आएगा कि सिंध इस वक्त बदल चुका है। 15 साल की जो कुछ हुआ है सिंध के साथ किसी भी हवाले से नहीं, मैं आप कई दफा बात कर सकता हूँ। इंशाअल्लाह मैं आपको यही कह सकता हूँ कि 2023 और 24 का सिंध बिल्कुल बदला हुआ सिंध आपको मिलेगा। आपने जिस तरह सदर बाजी साहब ने जिस तरह जिक्र किया कि दीगर लोग भी शामिल होंगे, तो मौलाना फजलुर रहमान जीडीए के के साथ मुलाकात की, एनपीएम भी सिंध में जो नया पोजीशन अलायंस बन सकता है मुजाहिदा अलायंस है, तो मौलाना फजलुर रहमान भी इस प्रचार में आप लोगों के साथ ऑन बोर्ड हैं? हमारी मौलाना फजलुर रहमान साहब से बहुत देरीना और बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं JUI से। और अभी लास्ट में फारूक भाई और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, हमने इस्लामाबाद में मौलाना साहब से मुलाकात भी की थी। यहाँ के लोकल की जो उनकी लोकल क़यादत है उससे भी हमारी मुलाकात है। और ये एंटाई पीपल्स पार्टी जितनी भी क़ुव्वतें हैं वो आपस में जमा हो रही है। अभी रिसेंटली तो GDA से मौलाना साहब की मुलाकात हुई है, लेकिन हमारी भी मुलाकात हो जाएगी और हम अभी आगे के मराहिल जो है वो हम तय करेंगे। एंटाई पीपल्स पार्टी जितने भी लोग हैं अगर वो एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं तो बिल्कुल ये होना चाहिए और ये होगा इंशाअल्लाह। ये बताइएगा जो कन्वीनर है, एमक्यू के जो कन्वीनर है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था और वो कई बार ये भी कह चुके हैं कि सिंध कोई मामा नहीं है, सिंध सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। तो GDA समझती है कि सिंध एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, इसमें एमक्यू के साथ जो एमक्यू का एक नया मुतालबा भी कि नया सूबा भी बनेगा सिंध में, उसकी भी सपोर्ट की जाएगी। पीर साहब बगाड़ा का एक स्लोगन है, मुत्तहदा सिंध मजबूत पाकिस्तान। सर ये बताएं कि एक तो हमेशा जब भी 5 साल पूरे होते हैं तो एमक्यूएम और पीपुल्स पार्टी गठजोड़ करके अपना कोई निगरान सेटअप लाते हैं। इस दफा आपको क्या लगता है कि आप उन पर भरोसा करेंगे कि ये जो है वो अपना निगरान सेटअप कोई गैर जानबूझ होगा और आपका जो है वो आप उस पर एतबार करेंगे? हमेशा फंक्शन को जो है वो GDA को जो है वो नजरअंदाज किया जाता है, इसलिए आप क्या? देखिए जी, ये आपके सामने बैठे मुस्तफा भाई भी हैं, फारूक भाई भी हैं, हमारी बहन भी है, इजहार भाई भी है। अब इससे ज्यादा कौन ऐसे लोग हैं जिन पर हम इतबार करें? तो हम तो उन पर इतबार करें और इतबार करके ही हम इनको अपने वोट दे रहे हैं और इंशाअल्लाह हम तवक्कुआत के साथ दे रहे हैं। और मैं बिल्कुल आपको यकीन दिलाता हूँ, देखिए जो कुछ गुज़श्ता 15 साल के अंदर हुआ है, मैं फिर उसको रिपीट कर रहा हूँ, वो नाकाबिल कबूल है, किसी भी सूरत में न यानी सारे सिंध के अंदर जिस वक्त जो सूरत पैदा की गई है, जो तबाही और बर्बादी से मची हुई है। एक साल गुजर गया यार, आज बिलावल साहब जाके खड़े होकर कहते हैं मैं ये बांट रहा हूँ घर, कहां से मैं एक साल से सिंध के जो सिंधिया के मारोड़ है वेठा है रोडन ते रस्तनि अॼु ताईं तव्हां उन्हनि वञी तव्हां उनखे पंहिंजो घर ॾियण जी कोशिशि कई आहे या तव्हां उनखे आबाद करण जी कोशिशि कई आहे। 18,000 प्राइमरी स्कूल बंदि पिया, को खोलण लाइ तयारु कोन्हे। सॼा रूरल सिंध जा सभु जेके पंहिंजो रूरल हेल्थ सेंटर बंदि पिया आहिनि, को उनखे खोलण लाइ तयारु कोन्हे। तो मेरे भाई मेरे जो इस वक्त जो अमल चल रहा है कि ये सारे के सारे वो लोग जो कि हर्ट हो चुके हैं सिंध के अवाम की। मैं समझता हूँ इस वक्त जरूरत इस बात की कि हम तमाम लोग इकट्ठे करें। इंडिया के अंदर मोदी के खिलाफ 24 जमाती इत्तेहाद बना है, आज मोदी जो सब प्रेशर के अंदर है। तो मैं ये तवक्को कर रहा हूं कि सिंध के तमाम लोग, मेरी अपील है कि सिंध के तमाम लोग इकट्ठे हो। ये जरदारी टोला और जरदारी माफिया आज जितने प्रेशर में पहले कभी नहीं था। आज वो सिर्फ इस बात में खड़े कि किसी तरीके से हम इस मौजूदा निजाम के तहत इलेक्शन करा के अपने आप को दोबारा और सिंध के मोदी के खिलाफ 24 रुकनी इत्तेहाद हुआ, 24 जमाती इत्तेहाद हुआ है, इंशाअल्लाह इधर भी इत्तेहाद बनेगा और भरपूर बनेगा और मुकाबला वो होगा जो आप देखेंगे इंशाअल्लाह 2023 जी। सिंध का मोदी सही कहा आपने जी, 100% जी पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का जो सूबा स्थित है जहां आप इस वक्त मौजूद है, वहां 2 वोट है, एक पीपल्स पार्टी का है, एक एंटी पीपल्स पार्टी वोट। एंटी पीपल्स पार्टी वोट GDA भी क्लेम करती है, एमक्यूएम भी करती है। लेकिन जब इलेक्शन होते हैं तो
तो आप लोगों में इत्तेहाद नहीं होता। मसलन कि कराची हैदराबाद में आप शायद मिल भी जाते हैं, लेकिन सागर में आपका वोट जीडीए को नहीं पड़ता, नवाबशाह में आपका वोट है खासा, बल्कि आप एमएलए भी जीत चुके हैं मुशर्रफ के दौर में, वो वोट आपका नहीं पड़ता। तो ये जो दो शहरों में आपका इत्तेहाद होता है या आरजी इत्तेहाद होता है, इसको आप वाकई हकीकी इत्तेहाद में तब्दील करें। कि दूसरा ये कि 2018 की इलेक्शन से पहले 3 दिन पहले जिन लोगों ने ये कहा था कि जीडीए और सब जीत जाएंगे, फोन आया कि मतलूबा सहूलत मुयसर रही है, 3 दिन पहले वो तमाम फोन बंद हो गए। तो जिन्होंने आपका मैंडेट छीना, आप समझ रहे हैं वो हुकूमत अभी तक मौजूद है? देखिए, आपकी आखिरी बात से शुरू करते हैं। जिन्होंने मैंडेट छीनकर हम तो आज वैसे ही बैठे हैं उसी तरह से, लेकिन उस मैंडेट छीनने का अशर आप पाकिस्तान को, आज जो अशर है पाकिस्तान का कि हमारे पास $6 बिलियन मांगे हुए पैसे हैं, इंडिया के पास $600 बिलियन है अपने पैसे। तो अगर तो किसी ने हमारा नुकसान समझकर किया हो ना 2018 में, तो उसको ये पता होना चाहिए उसने हमारा नुकसान नहीं किया। आज सारे तजुर्बात से गुजरने के बाद हम पहले से ज्यादा मजबूत बैठे हैं, लेकिन इस तजुर्बे के बुनियाद पर पाकिस्तान बहुत कमजोर हो गया। आज हमें इस वाली बात पर यकीन है कि अब पाकिस्तान इस तरह की तजुर्बे का मुतामिल नहीं हो सकता। आपने ये जो होशियारी चालाकी थी, ये होशियारी चालाकी आपके मुंह पर आ गई है सारी। तो ये जो जेरीमैंडरिंग है, जेरीमैंडरिंग का नुकसान हमें नहीं हुआ, हमें तो एक इलेक्शन की हार हुई है। पाकिस्तान कई दहाइयां पीछे चला गया है। आज लोगों का अशर देखें क्या है, डॉलर कहां जा रहा है। आज हम रोजाना आज गुफ्तगू होती है कि हम डिफॉल्ट कर रहे हैं, हम डिफॉल्ट कर रहे हैं, हम दुनिया से मांगकर अपने रिजर्व दिखा रहे हैं। तो ये मेरे साथ, ये पार्टीज के साथ बुरा नहीं हुआ है। पाकिस्तान जिसने भी ये होशियारी चालाकी की है, उसने पाकिस्तान के साथ बुरा किया, और अब पाकिस्तान इस तजुर्बे का मुतामिल नहीं हो सकता। अब ये आखिरी तजुर्बा था, नंबर 1। नंबर 2 ये हमारा इत्तेहाद, मैंने अपनी बात की शुरू में ये वाली बात की कि सिर्फ ये ऑपोजिशन लीडर बनाने के लिए इत्तेहाद नहीं है। ये मैंने तारीख का जिक्र किया है कि हमने सिंध से 1 वोट वाले जाम सादिक साहब को वोट देकर वजीर आला बनाया, हमने 1 सीट वाले लियाकत जतोई साहब को देकर वोट देकर वजीर, हमने 3 सीट वाले अली मोहम्मद मेहर साहब को, फिर बाद में अरबाब गुलाम रहीम साहब को वोट देकर, अपने वोट देकर उनको वजीर आला बनाया, और उनके पीछे चले, उनकी कैबिनेट का हिस्सा रहे, उनके साथ खिदमत किए। जो महरूमियां हैं, देखिए जब इंसान ये एक दफा ये उसको ये अपने दिमाग में बैठा ले कि वो नौजुबिल्ला खुदा बन गया है, उसने जज भी कंट्रोल कर लिया, उसने जर्नल भी कंट्रोल कर लिया, उसने जर्नलिस्ट भी कंट्रोल कर लिया, उसने अवाम भी बिल्कुल फाते हो गए, वहीं से फिर कोई अल्लाह की लाठी चलती है बेआवाज। आज जो सिंध की कंडीशन है वो खुदाइयत वाली बात है कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं है, बस सिंध पूरा फतह हो गया है। अब ये जो मजलूमों का, ये जो सही रियल अवाम की रिप्रेजेंटेटिव का ये जो इत्तेहाद हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला इसके बाद रब की मदद आएगी और कोई ऐसी छड़ी घूमेगी कि फिर ये सारा, क्योंकि ये सब चीजें झूठ पर और जुल्म पर खड़ी है। इमारत ये जुल्म पर और झूठ पर खड़ी है। कोई खिदमत करके सिंध को फतह नहीं किया गया है कि भाई आप खिदमत करके फतह करें। कि लोग भाई अगर खिदमत करके 15 सालों में 15,000 अरब रुपए 15,000 अरब रुपए तो सिर्फ एनएफसी अवार्ड से यहां पर आया है, डिविजिबल पूल से आया है। फिर हर साल 300 से 400 अरब रुपए यहां तक जमा करते हैं। वो एक इंसान खर्च करता है जिसका नाम वजीर आला है। इमेजिन करें कि तकरीबन ये 20 से 22,000 अरब रुपए बनते हैं, जो कि एक पार्टी के एक वजीर आला ने खर्च किए। 20 से 22,000 अरब रुपए खर्च करके आप 50 दफा सिंध को बिल्डोज करो, जीरो कर दो, और आप 50 दफा पूरा सिंध नया सिंध बना सकते हो। आज जहां से माएं बहनें बेटियां सरों पर बर्तन रखकर अंदरूनी सिंध उस जगह से जाकर 12-12 किलोमीटर पानी लेकर आती हैं जहां से जानवर पानी पीते हैं, 70 लाख बच्चा सिंध में जिसकी एज है स्कूल में जाने की, वो स्कूल नहीं जा रहा। 70 लाख के ऊपर जो दुनिया में 61 मुल्क हैं जो कि 70 लाख की आबादी से कम है। मेरे इस सिंध में 70 लाख से वो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे। 48,000 स्कूलों में से 11,000 स्कूल गोश्त। हम पहले सुनते थे टीचर गोश्त है कि गोश्त टीचर, अब स्कूल ही गोश्त है।
مطلب ہے کہ اسکول کی دیوار نہیں ہے، اسکول موجود نہیں ہے، اس کی تنخواہ آ رہی ہے وہاں کے ایم پی اے کے پاس یا ایم این اے کے پاس، اس کی مینٹیننس کے پیسے آ رہے ہیں، اس کی ٹیچروں کے پیسے آ رہے ہیں، اس کی لائٹ کے بجلی کے پیسے آ رہے ہیں. یہ ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے. اب لیکن ایک آپ پولیس کے ذریعے، آپ ڈی سیز کے ذریعے پانی روک کر آپ یہ سارا نظام چلا رہے ہو. آپ خدمت کر کے نہیں چلا رہے. خدمت کر کے چلا رہے ہوتے خدا کی قسم تو یہاں بیٹھی ہوئی پارٹیاں سب ختم ہو جاتی. لوگ ہمیں اپنے گھروں میں بھی، ہمارے گھر والے بھی ہمیں ووٹ نہیں دیتے. آج ہمیں یہ پریشر ہے کہ تم تیز آواز میں پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑے کیوں نہیں ہوتے. آج جو ہے وہ لوگ ہر کوئی اپنے نیریٹو بیچ رہا ہے. اس میں بہت ساری فورسز اتری ہوئی ہیں جو کہ اس کو ایتھنک شکل بھی دیتی ہیں. اس کو ایتھنک شکل، یہ اگر یہ سلسلہ نہیں رکا تو کل ہم لوگوں کی سینئر باتیں جو ہے نا، یہ تحمل والی باتیں کل لوگ اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. اپنے گروپ اور اسپرنٹل گروپس بنے ہوں گے، لوگ ان کی بات کریں گے، ہماری بھی بات نہیں مانیں گے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آج یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں یہ کوئی ایک دن کی کہانی. ہمارا طور طریقہ کار ایسا رہا ہے کہ پچھلا طریقہ کار ایسا رہا ہے جس کی وجہ سے ہم ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کی ہوئی اور ہماری ہسٹری ہے پیچھے. تو یہ ابتدا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ اب جو ابتدا ہوئی اور پاکستان کے اور سندھ کے حالات ایسے ہو گئے کہ اب ہمارے علاوہ آپشن ہی نہیں ہے. اب اس ٹیم کے علاوہ آپشن ہی نہیں ہے اور پاکستان کی ضرورت ہے. دیکھیے اس سندھ کے اندر کراچی ہے وہ شہر جو کہ سندھ کی آبادی کا 95% اس کو کما کر دیتا ہے اور پاکستان کو 70% کما کر دیتا ہے. آج جو ہے وہ یہ تمام ٹولہ جو ہے وہ اس ریونیو انجن پر بھی قابض ہونے کی کوشش کرے. 15 سالوں سے ایک قطرہ نیا پانی نہیں دیا ہے. 15 سالوں سے جو پانی ان لائنوں میں آتا تھا ان لائنوں پہ بھی ہائیڈرنٹ بنا کر اربوں روپے کا پانی یہی بیچتے ہیں. 15 سالوں سے شہری کوٹے پہ ایک بھی نوکری نہیں ہے. 5 لاکھ نوکریوں میں اندرون سندھ میں جن کو نوکری دے رہے ہیں ان کو کوئی نوکری دے نہیں رہے. غریب آدمی اس کو بیچ رہے نوکری، وہ پیسے جمع کر کے نوکری خرید رہا ہے. وہ یہ نظام نہیں چلنے والا. میری بات لمبی ہو گئی مجھے پتا ہے، لیکن یہ بات جو ہے وہ ضروری ہے، تھوڑی سی بات ضروری ہے، اس لیے میں یہ بات جو ہے وہ کہہ رہا ہوں تاکہ سب کو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں. تو اینی ویز یہ اتحاد، یہ باتیں، یہ سارا ایپیسوڈ یہ صرف اور صرف اپوزیشن لیڈر کا نہیں ہے. یہ ابھی پہلا قدم ہے انشاءاللہ تعالی. ابھی جو ہے وہ ہماری منزل اس سندھ میں ظلم کے نظام کو ختم کرنا ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ نگراں سیکٹر اور اپوزیشن لیڈر کا اتحاد ہے یا آنے والے انتخابات کا بھی اتحاد ہوگا؟ جی آپ کہہ سکتے ہیں، آپ آنے والے انتخابات کا کہ ابھی ہم نے تو بہت دیکھیں، یہ کوئی یہاں سے اٹھنے کے بعد تو ہماری کوئی فون، ہمارے نمبر تو چینج نہیں ہونے، نہ ان کے نمبر چینج ہونے. یہ ہماری روز کی ملاقاتیں ہوں گی، ہفتوں کی ملاقاتیں ہوں گی، میٹنگیں ہوں گی. ہاں کسی اور کے چینج ہو سکتے ہیں، ہمارے نمبر. تو یہ ڈیفینیٹلی دیکھیں الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے. اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ ہے کہ سندھ میں 15 سالوں سے جاری پیپلز پارٹی کے ظلم کو ختم کرنا. اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ ہے کہ سندھ میں 15 سالوں سے جاری اس پیپلز پارٹی کے حکمرانی کے ظلم کو ختم کرنا اور یہاں پر عوام کو ایک نیا آپشن دینا. یہ اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. کمال صاحب، عبائی صاحب سے سوال ہے کہ جی ڈی اے اور ایم کیو ایم کا اتحاد سامنے نظر آ گیا، کہیں یہ سیاسی زرداری کا پتہ تو نہیں؟ آپ دونوں کے ساتھ بات چیت کر کے کوئی خریداری کی ہو وفاق میں اور سندھ میں؟ دیکھیے رضائی صاحب نے 15 سال کے اندر اتنے لوگوں کو ساتھ غلط بازی بیانیاں کی ہیں، اتنے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، دغا بازی کی ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا، جن کے آپ نے نام لیے ہیں وہ سب شامل ہیں. وہ دھوکے اور دغا بازی کی جو ایک مثال ہے ان کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ یاروں کا یار ہے، لیکن میں ایک یار اس کا گنوا سکتا ہوں کہ جس کے ساتھ میں کس طرح کی پیٹوں میں جا کے چھڑا پھونکا ہے. یہ وقت اور جو نا حالات جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. 15 سال کی جو سندھ کے اندر جو گندی ترین حکمرانی ہے، میں سمجھتا اس کے خاتمے کا دور ہے. میری نظر میں وقت تبدیل ہو رہا ہے. وہ حالات و واقعات جن کی وجہ سے ان کو 2007 کا اقتدار جو تھا وہ محمد بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کا اقتدار تھا. 2013 اور 2018 کا جو اقتدار تھا وہ ایک مینیپولیشن تھی. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی اوپر مینیپولیشن تھی تو نیچے بھی مینیپولیشن. تو جس انداز میں جو لوگوں کو اقتدار سونپا گیا 2018 کے اندر، کہ بالکل قطعی طور پہ جو ہے کوئی جائز اقتدار نہیں تھا. میرے نظر میں آنے والے دنوں میں وقت تبدیل ہو رہا ہے. دوست آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن میں آپ کو سندھ کے عوام کی ایک نمائندے کہہ سکتے ہیں. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، جو نفرت سندھ کے اندر اس وقت
अंदरून सिंध के अंदर खास तौर पे इस क्यादत के खिलाफ है, वो कभी इस तरह नहीं हुई थी। इन्होंने हर किस्म के हवाले से जो ना अपने सिंधी इमाम को कुचला है, और इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन से ये कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में जब कैंपेन शुरू होगी तो इनके स्टार्ट से शुरू होगी कि ये कहां से आए और कहां आके इन्होंने दम लिया है, क्या थे ये और क्या बन चुके हैं। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि वक्त आ गया कि खुल के बात की जाए और इनको बताया जाए कि तुमने जो तबाही मचाई इंशाअल्लाह को खत्म करके इंशाअल्लाह नए सिंध का इंशाअल्लाह थैंक यू।